चैप्टर नंबर 8, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, एंड उसके बाद विल सी कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। जो कंपनीज होती हैं वो डेरिवेटिव्स को कैसे यूज करती हैं टू मैनेज देयर रिस्क और टू हेज देयर रिस्क बेसिकली, राइट। तो डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? डेरिवेटिव्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स that derive their value from an underlying asset, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो खुद की वैल्यू किसी एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी खुद की क्या वर्थ है, खुद का क्या पे ऑफ है, वो किसी और एसेट पे डिपेंड करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। नाउ इफ यू हैव स्टडीड लेट्स से द ओल्ड करिकुलम, तो उसमें सीटी 1 में भी आपका चैप्टर हुआ करता था जिसमें हम डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते थे इन थ्योरी। एंड अगर आपने CM2 पढ़ा हुआ देन आपने अच्छे से इन सब चीजों के बारे में कुछ कुछ पढ़ा हुआ होगा पहले से। ऑप्शंस के बारे में स्पेशली आपने अच्छे से पढ़ा होगा एंड फॉरवर्ड्स के बारे में, और नहीं पढ़ा है तो हम अभी पढ़ लेंगे। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? We'll study different types of derivatives, जिसमें फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं that is options। फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं that is options। आपकी बुक में स्टार्ट किया हुआ फ्यूचर से, बट आई एम स्टार्टिंग विद ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस गिव यू राइट टू बाय और सेल सम एसेट एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन क्या करते हैं? आपको राइट देते हैं कुछ चीज परचेज करने का या सेल करने का विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। अब ऐसा कैसे होता है वो समझते हैं। तो ऑप्शन हम दो तरह के पढ़ेंगे, एक होगा कॉल ऑप्शन और एक होगा आपका पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन गिव्स यू अ राइट टू बाय and put option gives you a right to sell। तो समझते हैं पहले दोनों, ठीक है। आते हैं कॉल ऑप्शन में, इसको एक पूरा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी मार्केट में रिलायंस का करंट शेयर प्राइस जो है दैट इज 1000 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। अभी जो आज के टाइम में, इस टाइम में जो रिलायंस का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है इन मार्केट इन रियल टाइम दैट इज 1000 रुपीज, राइट। मुझे आज ये शेयर परचेज करना है, मुझे इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, बट अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी विद मी। मेरे पास 1000 रुपए नहीं है, बट मुझे ये पता है कि आज से 1 महीने के बाद मेरे पास कहीं से 1100 रुपए तक पैसा मेरे पास आ जाएगा। मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है, उसने मुझसे कहा कि 1 महीने के बाद मुझसे 1100 रुपए वापस ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आज नहीं तो 1 महीने के बाद क्या कर सकता हूं, मैं इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। बट मेरा जो वरी है, जो मेरे लिए रिस्क है, वो रिस्क क्या है, या जो मेरी चिंता है वो चिंता क्या है कि व्हाट इफ 1 महीने के बाद, सपोज मैं बोल रहा हूं प्राइस आफ्टर 1 मंथ, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर इसका प्राइस बढ़ के लेट्स से 1200 बन गया तो, या सपोज इसका प्राइस 1300 बन गया तो, या 2000 बन गया तो, है ना, हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर प्राइस इतना बढ़ के बन गया तो मैं फिर से ये शेयर परचेस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगेन आई विल नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। तो मेरे लिए रिस्क क्या है? प्राइस का ऊपर जाना। मेरे लिए रिस्क क्या है? प्राइस का ऊपर जाना। कि अगर प्राइस ऊपर चला गया तो फ्यूचर में मैं ये शेयर परचेस नहीं कर पाऊंगा। 1100 तक मेरे पास पैसा है तो उससे तो मैं परचेज कर सकता हूं, बट उससे ऊपर मैं परचेज नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो ये मेरा इश्यू है। अब सपोज मेरे पास कोई पर्सन आया, ठीक है, मैंने कहा आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है कॉल राइटर। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपका काम क्या है? बोले कॉल ऑप्शंस को लिखना। मैंने कहा मतलब? बोले मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि आप इस तरह की सिचुएशन या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मैं एक ऑफर देता हूं, आप एक काम करो,
आप मेरे साथ ना एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अग्रीमेंट कर लो, है ना। आप क्या करो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू गिव यू रिलायंस शेयर आफ्टर 1 month at 1100 रुपीज। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 महीने के बाद रिलायंस का शेयर आप मुझसे 1100 का परचेज कर लेना। फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे मार्केट में उसकी वैल्यू 1200 हो, 1300 हो, 2000 हो या इनफैक्ट 5000 हो, मैं आपको 1100 में वो शेयर आपको परचेज करके दे दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। उसने मुझसे ऐसा कहा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार लेकिन एक प्रॉब्लम है ना। मैंने कहा सपोज अगर मार्केट में अगर मान लो शेयर बढ़ने के बदले गिर गया, तो मान लो शेयर प्राइस गिर के सिर्फ 900 का रह गया, तो मुझे 1100 का परचेज करना पड़ेगा आपसे। तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे एक्सरसाइज करना है 1100 पे खरीदने का, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है तो आपके पास राइट है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका मन करे तो 1100 में परचेज करना, और आपका नहीं कर रहा है तो आप मत करना। तो सपोज अगर 1 महीने के बाद शेयर प्राइस गिर गया और 1000 के बदले रह गया 900 का, तो मार्केट में मैं 900 में परचेज कर सकता हूं, तो मैं 1100 क्यों दूंगा किसी को परचेज करने के लिए, राइट। बट अगर मार्केट में प्राइस है 1300, 1500, 2000, तो मैं 1100 में उस शेयर को परचेज कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज माई राइट। वो राइट मुझे वो कॉल राइटर दे रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन आप इतने मेहरबान क्यों हैं भाई, इसमें मैं देख पा रहा हूं कि जो भी रिस्क है सारा का सारा आपका है। अगर मुझे सस्ते में मिल रहा है मार्केट से, तो मैं मार्केट से परचेज कर पा रहा हूं, अगर महंगा मिल रहा है तो मैं आपसे सस्ते में परचेज कर पा रहा हूं, तो इतना क्यों, दिस इज टू स्वीट टू बी ट्रू, है ना। तो उसने कहा बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे सारा का सारा रिस्क मैं बियर कर रहा हूं, तो रिस्क अगर मैं बियर कर रहा हूं तो आपको पता है कि हम इसके लिए कुछ ना कुछ आपसे अमाउंट चार्ज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, है ना। जब आप इंश्योरेंस परचेज करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपका फाइनेंशियल रिस्क बियर करती है, तो उसके अगेंस्ट आपसे कुछ ना कुछ प्रीमियम चार्ज करती है। तो उसने कहा मैं आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा। प्रीमियम विल बी सम नॉमिनल अमाउंट, लेट्स से 10 रुपीज का ओनली, मान लेते हैं। उसने कहा आज आप मुझे 10 रुपए का प्रीमियम दो और ये कॉन्ट्रैक्ट हम सील कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखो अब 1 महीने के बाद क्या हुआ, 1 महीने के बाद क्या हुआ होगा, सपोज प्राइस बढ़ के बन गया 1300 रुपीज। सपोज ये प्राइस बढ़ के बन गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने उसे प्रीमियम पे किया था, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीके से सील हो गया। तो मैं उसे क्या करूंगा, मैंने कहा हमारी बात हुई थी 1100 में, I'll pay him 1100 and he'll give me 1 शेयर जिसकी वैल्यू कितनी है 1300। ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट हमारा हुआ इससे हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और इसमें जो मेरी पोजीशन थी, आई एम कॉल ऑप्शन होल्डर, आई एम कॉल होल्डर, कि आई कॉल माई ऑप्शन, है ना, आई कॉल माई राइट, आई एक्सरसाइज माई राइट। मुझे क्या हुआ, आई अटेन्ड या आई गेन्ड, आई एक्वायर्ड अ राइट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, है ना, एज पर माई विशेस। अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो 1100 में मैं इस पर्सन से परचेज कर सकता हूं, और अगर मुझे परचेज नहीं करना है, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इससे परचेज करने की, मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज, मैं मार्केट से परचेज कर लूंगा, एंड द ओनली अमाउंट दैट आई विल लूज इज दिस प्रीमियम जो मैंने उसे पे किया होगा, व्हिच इज अगेन वेरी नॉमिनल, वेरी नोशनल। गेटिंग अ पॉइंट। तो एज अ कॉल ऑप्शन होल्डर मेरे पास क्या हुआ, एक राइट आ गया टू परचेज अ प्राइस, मेरे पास एक राइट आ गया, सॉरी, टू परचेज एन एसेट, है ना, और मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे उस प्राइस में परचेज करना ही करना है। गेटिंग अ पॉइंट। बट रियल लाइफ में ना एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में इस चीज का कोई भी सेंस नहीं होता कि मैं आपको 1100 दूं और आप मुझे 1300 दो। रियल लाइफ में दीज आर सेटल्ड इन कैश। बेसिकली जो ट्रेडिंग होती है ऑप्शंस की, उसमें क्या होता है, बस जो डिफरेंस पे करना है, मैंने आपको 1100 दिए, आपने मुझे 1300 दिए, ठीक है, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। तो इससे बढ़िया राइटर कहेगा भाई 200 का डिफरेंस है ना, तो ठीक है, आई विल पे यू 200 रुपीज, बात वही है ना, प्रॉफिट कितने को 200 को है ना, मैं आपको 200 रुपए दे रहा हूं, आपको खरीदना है, आप खुद से परचेज कर लो, राइट। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि जो ऑप्शन राइटर होगा या जो कॉल राइटर होगा वो क्या करेगा, 200 रुपए दे देगा किसको, कॉल होल्डर को। जो डिफरेंस है आपका शेयर प्राइस का और जो हमारा अग्रीड प्राइस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे हमने परचेज करने का फैसला किया है फ्यूचर में, उससे हम बोलते हैं
स्ट्राइक प्राइस। क्लियर है? सो दिस इज द नेचर ऑफ कॉल ऑप्शन, जहां पे इट गिव्स द होल्डर अ राइट टू परचेज एनी एसेट। क्लियर? पुट में क्या होता है? पुट ऑप्शन गिव्स यू अ राइट टू सेल। पुट ऑप्शन गिव्स यू अ राइट टू सेल। अब सिचुएशन उल्टी है, मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर है रिलायंस का। आई ऑलरेडी हैव 1 शेयर ऑफ रिलायंस जिसकी करंट वैल्यू 1000 एंड मुझे ये डर लग रहा है कि 1 महीने के बाद क्या है, इसका प्राइस गिर जाएगा। मुझे ये डर लग रहा है 1 महीने का प्राइस इसका गिर जाएगा। मैं आज 1000 में बेचना नहीं चाहता हूं, बट मुझे ये भी डर है कि फ्यूचर में बेचना है मुझे, पर अगर तब तक प्राइस गिर गया तब क्या होगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ पर्सन कॉल्ड पुट राइटर जो पुट ऑप्शन लिखेगा एंड वो एक प्राइस डिसाइड होगा हम दोनों के बीच में, जिसे हम बोलते हैं अगेन क्या, स्ट्राइक प्राइस, कि भाई 1 महीने के बाद मैं आपसे 1050 में परचेज कर सकता हूं, मैं आपसे 1050 में परचेज कर लूंगा। अब 1 महीने के बाद अगेन आई विल पे हिम द प्रीमियम, लेट्स से प्रीमियम ऑफ अगेन ₹10, तो इट गिव्स मी अ राइट टू सेल कि 1 महीने के बाद मैं चाहूं तो इस शेयर को 1050 का बेच सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो, है ना, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे पास। तो 1 महीने के बाद सपोज अगर प्राइस 1 महीने के बाद है आपका लेट्स से 1200 रुपए, तो अगर 1200 में मार्केट में बिक रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं 1050 में नहीं बेचूंगा अपने राइटर को, मेरी कोई ऑब्लिगेशन थी भी नहीं, तो मैं उसको नहीं बेचूंगा। द ओनली अमाउंट दैट आई लूज इज द प्रीमियम व्हिच आई पेड हिम एंड 1200 में मार्केट में मैं उसे बेच दूंगा। बट अगर 1 महीने के बाद ये प्राइस गिर के बन गया आपका लेट्स से ओनली 950, तो आई गो टू माय ऑप्शन राइटर एंड आई से कि आई एक्सरसाइज माय पुट ऑप्शन एंड हमने जो डिसाइड किया था ये शेयर में आपको 1050 में बेच रहा हूं। गेटिंग अ पॉइंट? तो उस केस में आई अर्न सम प्रॉफिट, कितने का, 100 रुपए का। ठीक है ना? तो वो मुझे करेगा क्या, ऑप्शन राइटर विल सिंपली पे कि भाई 1050 मैं आपको दूंगा, है ना, स्ट्राइक प्राइस आप मुझे दोगे, तो उससे बढ़िया है कि 100 का जो डिफरेंस है वो आई एम पेइंग यू। क्लियर है? नो डाउट। तो पुट ऑप्शन में इट गिव्स यू राइट टू सेल, द होल्डर अ राइट टू सेल, एंड कॉल में इट गिव्स द होल्डर राइट टू बाय। तो उसमें 2 लोग आपके इन्वॉल्व है, एक है कौन, एक है ऑप्शन राइटर और एक है ऑप्शन होल्डर। ऑप्शन राइटर इज समवन हु राइट्स द ऑप्शन, है ना, जो बेचता है ऑप्शन को, एंड ऑप्शन होल्डर इज समवन हु बाइज द ऑप्शन, जिसके पास राइट होता है एक्सरसाइज करने का कि उसको एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है। तो कॉल ऑप्शन हम एक्सरसाइज कब करेंगे, जब मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ चुका होगा, या जिस एसेट के लिए लिखा गया किसी चीज के लिए भी उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। और पुट हम कब करेंगे, जब उसका प्राइस गिर चुका होगा। ऑप्शन शेयर्स में लिखे जाते हैं, जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जो हमारे इंडिसेस हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उस पर भी लिखे जाते हैं, राइट। तो इनफैक्ट एक काम करते हैं, अभी मार्केट ओपन ही है आपकी जिस टाइम पे क्लास आई एम रिकॉर्डिंग, तो एक काम करते हैं रियल लाइफ मार्केट में देख लेते हैं। जैसे हमने सुना हुआ है ना निफ्टी, निफ्टी क्या आपका इंडेक्स है ना, निफ्टी क्या आपका इंडेक्स है ऑफ टॉप 50 कंपनीज। ऐसी बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स टू रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टॉप बैंक्स ऑफ दिस कंट्री, कि इस कंट्री के जो टॉप बैंक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन पे भी ऑप्शंस लिखे जाते हैं कि निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी निफ्टी बढ़ेगा कि कम होगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा कि कम होगा। एंड मेनली जो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं फॉर रियल लाइफ ट्रेडर्स, वो ट्रेडिंग के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑप्शन से प्रॉफिट बहुत होता है। बट जो कंपनीज यूज करती हैं वो यूज करती है टू मैनेज और टू हेज देयर रिस्क, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये काम करते हैं रियल लाइफ मार्केट में देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी जिसे हम कह रहे हैं, तो इसका अभी मार्केट आपका ओपन है, तो इसका हम अगर अभी चार्ट देखें तो आप देखो दिस इज रियल टाइम मार्केट। तो आपका जो ये चार्ट है ऊपर नीचे कर रहा है ना, 1 मिनट का हम अगर स्केल देखें तो आप यहां पे देख पा रहे होगे सबसे राइट में, these are called कैंडलस्टिक चार्ट। तो आप देखो ये रियल लाइफ में इसकी जो वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, राइट। दीज आर मिनट कैंडल्स बेसिकली। अब ये जो बैंक निफ्टी है, जो इंडेक्स है, इसके ऊपर ऑप्शंस लिखे जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, जैसे अभी बैंक निफ्टी आपका 35,114 पे, ठीक है। तो मैंने कहा बैंक निफ्टी सीई मतलब कॉल ऑप्शन है ना, ई का मतलब क्या अभी समझेंगे। स्ट्राइक प्राइस मतलब वो प्राइस जो हम डिसाइड कर रहे हैं बेचने के लिए, तो मैंने कहा 35,200। बाई जेन मतलब एक्सपायरी है आपकी, जो हमने कहा था ना कि 1 महीने के बाद हम देखेंगे,
तो वो क्या, उसकी एक्सपायरी है लेट्स से 22 जनवरी की, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं कि आपको ये ऑप्शन बाय करना है कि सेल करना है। अगर आप बाय कर रहे हो तो आप कॉल ऑप्शन होल्डर बन रहे हो, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आप राइटर बन रहे हो। तो मैंने कहा सपोज मुझे बाय करना है, तो रियल लाइफ में जो ऑप्शंस होते हैं, आप कभी भी एक ऑप्शन परचेज नहीं करते, आपको पूरा एक लॉट परचेज करना पड़ता है। वो अलग अलग कंपनीज के रूल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी है आपका, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप देख रहे होगे, दिस इज 25। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ऑप्शन परचेज करना है तो 25 ऑप्शन का आपका एक लॉट होता है, तो कम से कम 25 ऑप्शन आपको परचेज करने होंगे। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ 386.45, ये आपके एक ऑप्शन का प्रीमियम है ना। तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे बॉटम लेफ्ट में अप्रोक्सीमेट मार्जिन लिखा हुआ है 9661.25, दैट इज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप कॉल ऑप्शन लोगे, इसमें आपका स्ट्राइक प्राइस कितना, 35,200। तो अगर फ्यूचर में जो भी इसकी एक्सपायरी डेट है, तब तक अगर बैंक निफ्टी इससे ऊपर होगा तो जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा, और अगर इससे नीचे होगा तो जो भी प्रीमियम होगा वो आपने खराब कर दिया, आपको प्रॉफिट नहीं होगा उस केस में। जनरली लोग इसको मेनली इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। जैसे आज मार्केट लग रहा है ऊपर जाएगी तो परचेज कर लिया, कॉल ऑप्शन है ना, ऊपर गई इमीडिएट प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि प्रीमियम बढ़ रहा होगा तो आप वो ऑप्शन किसी और को भी सेल कर सकते हो, बट वो एक अलग बात है, उस पर हमें नहीं पढ़ना। जो चीजें आपको ध्यान देनी है वो ये है, बाय में तो ये आ गया। अगर सपोज मैं सेल जाता हूं कि मुझे सेल करना है, मतलब मुझे राइटर बनना है, तो वही 25 क्वांटिटी मिनिमम आपको एक लॉट बेचना पड़ेगा, जो एक ऑप्शन का प्राइस है 387.45। अब अगर आप नीचे बॉटम लेफ्ट में आप अगर मार्जिन देखोगे, मैं अभी इसको मार्क नहीं कर सकता, तो अप्रोक्सीमेट मार्जिन आप देखो क्या आ रहा है, 1,35,294 अप्रोक्सीमेटली, 1,35,294 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या होता है, ये क्या हुआ एकदम से, है ना। हमने कहा भाई अगर हमें बाय करना है, ठीक है, एंड सपोज 25 ऑप्शंस एंड प्राइस था हमारा 387.45। हमने कहा अगर हमें बाय करना है, मतलब अगर ऑप्शन का होल्डर बनना है, तो हमें जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 25 इंटू 387.45 प्लस माइनस 45 रुपीज, ठीक है, वो सब एक अलग चीज है। बट मैंने कहा अगर मुझे सेल करना है, मतलब मुझे कॉल ऑप्शन का राइटर बनना है, और सेम चीज 25 ऑप्शन यही प्राइस है, तो मुझे पे करना पड़ रहा है कितना, 1,35,294। अब ये क्या चीज है, इतना क्यों एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 1,35,000। एक्चुअली ये पैसा आपकी जेब से अभी जा नहीं रहा है, एक तरीके से आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, तो ये अमाउंट क्या आपका लॉक हो जाएगा। ऐसा क्यों, समझते हैं इस बात को। मान लीजिए जैसे अभी जो हमने अभी एग्जांपल देखा बैंक निफ्टी का, सपोज अभी जो बैंक निफ्टी है वो है 35,100 में। अभी सडनली मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आती है, कुछ भी आपका होता है, और एकदम से जो मार्केट है वो 800 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मान लेते हैं, तो बैंक निफ्टी बढ़ के बन गया 35,900। हमने जो स्ट्राइक प्राइस देखा था वो था 35,200। तो आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हमने ये कहा था कि 35,200 में हम वो चीज परचेज कर लेंगे, होल्डर या जो राइटर है वो सेल कर लेगा, चाहे उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी भी हो जाए। इतने का आपने अग्रीमेंट किया था। सपोज आप ऐसा मान लीजिए कि ये है आपका स्ट्राइक प्राइस, है ना, और उसकी वैल्यू बढ़ के बन गई 35,900, तो राइटर को 35,200 में ये बेचना ही पड़ेगा। तो हर ऑप्शन पे वो 700 रुपए का लॉस कमा रहा होगा, हर ऑप्शन पे वो 700 रुपए का लॉस कमा रहा होगा। तो जो उसका लॉस होगा वो होगा 700 इंटू 25 ऑप्शन, अगर उसने एक ही लॉट सेल किया है तो 25, इतना, दिस विल मोर देन 14-15 हजार के आसपास, है ना, ये आपका आएगा आई थिंक, राइट। अगर सपोज ये बढ़ के आपका और बढ़ जाता, मान लो ये 36,000 के आसपास आ जाता था या 36,200 के आपके पास आ जाता, तो हर ऑप्शन पे उसको 1,000 रुपए का लॉस होता, क्योंकि 36,200 की चीज उसको 35,200 में बेचनी पड़ती, तो हर ऑप्शन पे उसको 1,000 का लॉस होता, तो उसका लॉस होता 25,000 का। गेटिंग अ पॉइंट। और अगर मार्केट और बढ़ गया तो उसका लॉस क्या होता, और ज्यादा बढ़ता। गेटिंग अ पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेलर है, जो ऑप्शन राइटर है,
बिकॉज उसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है कि जो भी चीज उसने प्रॉमिस किया है कि मैं इतने में परचेस कर लूंगा, मैं 100 में परचेस कर लूंगा, चाहे वैल्यू कितनी भी हो, तो कल के दिन वो चीज 200 की भी बन सकती है, 500 की बन सकती है, 800 की बन सकती है और 1000 की बन सकती है। तो 1000 की चीज भी हो सकता है कि उसको 100 में बेचनी पड़े, तो जो उसका रिस्क है वो अनलिमिटेड है। तो कल के दिन ऐसा ना हो कि जो राइटर ने ऑप्शन बेच तो दिया पर अब आज के टाइम में उसके बाद उतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने ऑप्शन होल्डर को उतना पैसा दे पाए। इसीलिए क्या होता है कि जितने लॉट वो लिख रहा है, जितने ऑप्शन वो बेच रहा है, उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन बैठाई जाती है कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में मैक्सिमम लॉस कितना बन सकता है ना, उससे मैक्सिमम तो नहीं जाएगा, तो उतना अमाउंट एज मार्जिन एक तरीके से उस राइटर का रोक लिया जाता है या उसको होल्ड कर लिया जाता है फ्यूचर में, कि अब अगर लग रहा है कि इससे ऊपर तो लॉस नहीं जाएगा तो इतना अमाउंट कम से कम सिक्योर करके रखा जाए कि इतने अमाउंट तक का अगर लॉस हो तो जो होल्डर था उसको हम राइटर के बिहाफ में बेच सके। जैसे आपका एक इशूइंग हाउस है, एक क्लियरिंग हाउस है ना, जैसे यहाँ पे आपके जो एजेंसीज हैं या अलग अलग जो ब्रोकर्स हैं, लाइक जीरोधा हो गया आपका, या आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, है ना, तो ये जो आपके ब्रोकर्स हैं ये सब इस तरीके से काम करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिन। कि एक मार्जिन क्या है, एक तरीके से एक रोक दिया गया है अमाउंट, एक डिपॉजिट, एक तरीके से आप मान सकते हो हाइपोथेटिकली एक डिपॉजिट रख दिया गया है कि अगर लॉस होगा तो उतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि उस लॉस को बियर करके जो होल्डर है उसको आप अमाउंट पे कर सकें। क्लियर है? आई होप ऑप्शंस क्लियर होंगे। अभी ऑप्शंस आपके दो तरीके के रहते हैं, एक होते हैं आपके यूरोपियन, तो अभी जो हमने वहां पे सीई देखा था ना वो था कॉल यूरोपियन, एक होते हैं आपके अमेरिकन। तो यूरोपियन एंड अमेरिकन इनका लोकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है कि यूरोपियन यूरोप के हैं, अमेरिकन यूएस का, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूरोपियन का मतलब क्या है, जो सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे एक्सपायर हो सके, है ना, जो सिर्फ मैच्योरिटी डेट पर ही मैच्योर होंगे। मतलब अगर मैंने एक महीने का ऑप्शन लिया है, एक महीने बाद उसकी मैच्योरिटी डेट है, तो वो मैच्योरिटी डेट पर ही आपका एक्सरसाइज हो सकता है, उसी टाइम पर वो बेच सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप चाहे कॉल ऑप्शन किसी और को बेच दो प्रीमियम पे, वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उस समय नहीं आना है, बट वो एक्सपायर कब होगा, मैच्योरिटी पर ही होगा। अमेरिकन ऑप्शन जो है दे कैन बी मैच्योर्ड और एक्सरसाइज्ड एनी टाइम। एक महीने बाद का आपने ऑप्शन लिया, आपने कहा नहीं मुझे आज ही के आज एक्सरसाइज करना है, तो उसको हम बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शन। क्लियर है? ऑप्शन क्लियर है ना? होल्डर, राइटर, प्रीमियम, मार्जिन एंड टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल एंड पुट, ये सब चीजें आपके माइंड में अब तक क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव जो हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर्स। अच्छा, ये चीज आपको दिखाई दी कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव क्यों है, जो मैं डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाई ऑप्शन है डेरिवेटिव, बिकॉज ऑप्शन में क्या पे आउट हो रहा है ना। अगर रिलायंस की हम बात करें तो राइटर एक्चुअली जो होल्डर उसको कितना पैसा देगा, राइटर होल्डर को कितना पैसा देगा, वो डिपेंड कर रहा है रिलायंस के शेयर पे जिसके लिए वो ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसी और एसेट पे जिसके लिए वो लिखा हुआ है। सेम जो उसकी वैल्यू है, मतलब जो प्रीमियम है कितना चार्ज करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है और आपका भी करंट प्राइस क्या है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट डेरिवेटिव इज फ्यूचर्स। फ्यूचर को भी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कॉर्न फार्मर है, ये पर्सन कॉर्न ग्रो करते हैं, एंड देन देयर इज अ कंपनी विच मेक्स कॉर्न मील, ठीक है। तो इसको अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉर्न चाहिए होता है। तो अभी जो करंट प्राइस है कॉर्न का, मान लेते हैं दैट इज 100 रुपीज पर केजी, है ना। अभी मान लेते हैं दैट इज 100 रुपीज पर केजी। कॉर्न फार्मर को क्या लगता है, दैट पर्सन बिलीव्स कि इन फ्यूचर जो कॉर्न का प्राइस है वो गिर जाएगा। इन फ्यूचर, एक महीने बाद मान लेते हैं अगेन, कि जो कॉर्न का प्राइस है वो गिर जाएगा, एंड दिस मेक्स हिम सैड, बिकॉज जो कॉर्न उसको बेचना है वो उसको सस्ते रेट में बेचना पड़ेगा। और कॉर्न मिल कंपनी को ऐसा लग रहा है कि एक महीने बाद जो कॉर्न का प्राइस है वो बढ़ जाएगा,
तो इस कॉर्न मिल कंपनी को जो कॉर्न खरीदना पड़ता है फार्मर से, वो उसको महंगे रेट पे परचेज करना पड़ेगा। तो दोनों की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, दोनों के रिस्क क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मार्केट, है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि आपको हर तरह के बिलीफ वाला बंदा मिलेगा। आप खुद सोचिए, अगर कोई कॉल ऑप्शन परचेज करने जा रहा है किसी चीज के ऊपर, है ना, मान लो निफ्टी के ऊपर, तो उसका बिलीफ ये है कि फ्यूचर में निफ्टी बढ़ने वाला है, तो बढ़ेगा तो मैं फायदा कमाऊंगा, बिकॉज मुझे सस्ते में खरीदने का मौका मिल जाएगा। और कोई पर्सन है वहां पे बैठा हुआ जो कॉल ऑप्शन बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि निफ्टी गिरने वाला है, तो गिरेगा तो सामने वाला बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा, और जो प्रीमियम उसने मुझे पे किया होगा वो मेरा सिंपल प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो मार्केट में दोनों तरह के बिलीफ आपको देखने को मिलते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिमिलरली ये भी एक सेम सिचुएशन है कि एक ग्रुप ऐसा है जो जिसको ये लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, और एक ग्रुप ऐसा है जिसको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा। तो दोनों अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों अपने फायदे के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं, एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। बेसिकली वो क्या बोलते हैं, यार एक काम करते हैं, फैसला कर लेते हैं कि आफ्टर 1 मंथ जो हम प्राइस में कौन फार्मर बेचेगा और जो कंपनी परचेज करेगी, दैट प्राइस विल बी लेट्स से 110 रुपीज पर केजी, है ना, एट विच कॉर्न विल बी सोल्ड, कॉर्न विल बी सोल्ड एंड परचेज्ड, राइट। ये दोनों ने मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एंड दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली दोनों इसमें अग्री हैं। अब अनलाइक ऑप्शन, यहां पे किसी के पास राइट नहीं है, नो वन इज बेटर ऑफ, नो वन इज वर्स ऑफ, कोई बेटर कंडीशन में नहीं है, कोई वर्स कंडीशन में नहीं, बिकॉज दोनों को अपना रिस्क क्या करना था, मैनेज करना था। तो यहाँ पे कोई भी प्रीमियम पे नहीं किया जाएगा, कोई भी प्रीमियम पे नहीं होता है। सो अब ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, तो फ्यूचर इज एन ऑब्लिगेशन। फ्यूचर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, मतलब 1 महीने बाद फर्क नहीं पड़ता प्राइस क्या हो, फार्मर को 110 पर केजी में बेचना ही होगा। सिमिलरली जो कॉर्न मिल कंपनी है उसको 1 महीने बाद इस प्राइस में परचेज करना ही होगा। दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर प्राइस बढ़ गया 150 बन गया, तब भी फार्मर को 110 पे बेचना पड़ेगा, और अगर प्राइस गिर के 80 रह गया, तब भी कॉर्न मिल कंपनी को 110 पे परचेज करना होगा। तो जनरली ये किया जाता है टू मैनेज और टू हेज द रिस्क। जैसे कैसे कर सकता है, सपोज अभी फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। फार्मर ने कहा यार आज 100 रुपए पर केजी का बिकता है, बट मेरी कुछ प्रोसेस बची हुई है ना, अभी कुछ कट रहा है, कुछ अभी हम साफ कर रहे हैं उसको, 1 महीने के बाद बेचना है, बट मुझे डर लग रहा है कि जो प्राइस है ना वो गिर जाएगा। तो फार्मर ने 120 केजी इस टाइम पे जो कॉर्न है वो उगाया हुआ है। तो फार्मर ने कहा एक काम करते हैं, 60 केजी का तो मैं फ्यूचर एग्रीमेंट कर लेता हूं, आई विल बाय फ्यूचर, एंड बाकी 60 केजी जो भी उस टाइम पे मार्केट में रियल टाइम प्राइस चलेगा मैं उस पे बेच दूंगा। गेटिंग अ पॉइंट? तो ऐसा होगा क्या, फ्यूचर में अगेन सेम जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो 110 केजी। तो सपोज अगर 1 महीने के बाद जो कॉर्न का प्राइस है वो बढ़ के बन गया आपका लेट्स से 90 रुपीज, सपोज कम हो गया, वो हो गया आपका 90 रुपीज, ठीक है ना। तो अभी करंट टाइम पे अगर फार्मर के पास कॉर्न होता बेचने के लिए, तो वो 100 रुपए के रेट के हिसाब से 120 केजी बेच देता 12,000 रुपए का, ठीक है। अब 1 महीने के बाद क्या हुआ कि भाई 90 रुपए प्राइस गिर के बन गया 90 रुपए। तो जो 60 केजी वो मार्केट में उस टाइम पे बेचेगा, वो तो 90 के हिसाब से बेचेगा 60 केजी, उसको मिलेंगे 5400। और जो 60 केजी का उसने फ्यूचर परचेज किया था उस कॉर्न मिल कंपनी से, तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि 110 केजी 110 रुपए पर केजी के हिसाब से वो वहां पे उसको सेल कर सकता है। तो 60 केजी जो है वो 110 के हिसाब से सेल करेगा, उसको मिलेंगे 6600। अगर आप ऐड करो तो टोटल बन गया आपका कितना, 12,000 ही। तो जो उसको एक रिस्क था कि यार आज मैं 12 का बेच सकता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी नहीं बेच पा रहा हूँ, 1 महीने बाद ही बेच पाऊंगा, बट इश्यू इज कि 1 महीने के बाद प्राइस गिर जाएगा और मुझे कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। तो उसका जो वो रिस्क था, जब प्राइस एक्चुअली कम हुआ, जब प्राइस आपका एक्चुअली कम हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, उसको महंगे उसमें नहीं बेचना पड़ा, उसको महंगे पे नहीं बेचना पड़ा, वो नहीं बेच पाया, और सस्ते पे भी वो नहीं बेचना पड़ा उसको,
जो आज उसको प्रॉफिट मिल सकता था वो उसे मिल गया। तो एक तरीके से उसने अपना जो रिस्क है वो हेज कर लिया, जो गिरने से, जो प्राइस गिरने से जो उसको रिस्क फेस करना पड़ता वो रिस्क क्या किया उसने, हेज कर लिया। क्लियर है चीज। सेम कंपनी भी अपने हिसाब से रिस्क करती है, सेम सिचुएशन आप कंपनी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाता तो उसे महंगे में परचेज करना पड़ता, बट बिकॉज ऑफ फ्यूचर वो क्या है, सस्ते में परचेज कर पा रही है। गेटिंग अ पॉइंट। बट ये हमने जो एग्जांपल लिया, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड नाइव एग्जांपल, एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर की फ्यूचर्स होते क्या है, ठीक है ना। और ये हम बात करें किसी फिजिकल कमोडिटी पे, बट हम एज कंपनी जब हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए जो हमें ध्यान देना है वो हमें ध्यान देना है फाइनेंशियल फ्यूचर्स पे। मतलब फ्यूचर्स जो किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखे गए हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए, आपके इंटरेस्ट रेट्स हो गए, हमें उन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो विल फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स। यहाँ पे फ्यूचर वाज रिटर्न ऑन अ फिजिकल कमोडिटी विच वाज कॉर्न। विल फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्यूचर्स, है ना। एंड विल ऑल्सो सी about risk management कि how companies manage their risk using futures, and जो options हैं वो भी study करेंगे। तो next part is कि what are financial futures, कंपनी कैसे उसमें करती है और risk कैसे manage किया जाता है। क्लियर। फर्स्ट इज बॉन्ड फ्यूचर्स, है ना। वी आर राइटिंग फ्यूचर्स ऑन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज बॉन्ड्स, है ना। बॉन्ड्स के ऊपर फ्यूचर्स लिखे गए, तो कौन की जगह पर क्या आ गया, बॉन्ड्स आ गया। तो एग्जांपल लेते हैं इसको, है ना। हाउ कंपनीज मैनेज रिस्क। सपोज अ कंपनी wants to issue bonds in 3 months। कंपनी को 3 महीने के बाद बॉन्ड्स इशू करने हैं, मतलब एक तरीके से मार्केट से कैपिटल रेज करना है, आप ऐसे समझ सकते हो। बट कंपनी वांट्स टू लॉक इन करंट लेवल ऑफ यील्ड, या आप इंटरेस्ट रेट समझ सकते हो एक तरीके से। प्रॉब्लम क्या है कि अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कंपनी को प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसके हिसाब से उनको बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे, तो वो उनको पे आउट करना पड़ेगा, है ना। बॉन्ड में क्या था आपका कि जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है, आप एक तरीके से एक डेट ले रहे हो, आप कूपन पेमेंट्स करते हो, इंटरेस्ट पे आउट करते हो, तो वो सब कंपनी को बियर करना पड़ता है, दैट इज एक्सपेंसेस, राइट। तो कंपनी को प्रॉब्लम ये कि 3 महीने के बाद हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो उनको उसी के हिसाब से क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी जो करंट प्राइस है, सपोज जो अभी जो मार्केट में बॉन्ड चल रहे हैं, है ना, जो अभी करंट रेट है, इसके हिसाब से टाइम 0 पे जो बॉन्ड का प्राइस है, दैट इज लेट्स से 110 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। हमने कहा 3 महीने के बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है वगैरह वगैरह। तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ने इन बॉन्ड्स पे लिखे फ्यूचर एंड वो बेच दिए। कंपनी सेलिंग फ्यूचर्स, मतलब कंपनी क्या कर रही है, ये प्रॉमिस कर रही है, सपोज ये फ्यूचर प्राइस है आपका, आप ऐसा समझ सकते हो, दिस इज फ्यूचर प्राइस। कंपनी क्या बोल रही है कि फ्यूचर में जो बॉन्ड्स है 3 महीने बाद वो आप 110 में परचेज कर लेना। कंपनी में, है ना, फ्यूचर में जो प्राइस है वो आप 110 पे ही परचेज कर लेना। कंपनी ने क्या किया, ऐसे कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूचर्स सेल कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा। आई होप आपने अगर CM1 पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, और अगर CM1 नहीं पढ़ा है तो अभी आप समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सपोज इन फ्यूचर क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट गिर गया, बढ़ गया, कुछ भी, अब बॉन्ड का प्राइस मान लेते हैं बढ़ गया। बॉन्ड का प्राइस 3 महीने के बाद बढ़ के बन गया 120 रुपए, तो इंटरेस्ट रेट गिरा होगा बेसिकली, है ना। तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ के बन गया 120 रुपए। अब देखो कंपनी के साथ क्या हुआ होगा, कंपनी विल मेक अ लॉस इन फ्यूचर्स। कंपनी का लॉस होगा फ्यूचर में, क्यों, क्योंकि यहां पर जो प्राइस अब 120 का है बॉन्ड का, वो उनको फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने सेल किए थे,
तो उनको बॉन्ड 110 का बेचना पड़ रहा होगा जितने के उन्होंने फ्यूचर सेल किए होंगे। तो 120 की जो चीज है आज मार्केट में वो उनको 110 पे सेल करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे 10 का उनको लॉस हुआ है। बट सिमिलरली सेम चीज जो यहाँ पे आज के टाइम में टाइम जीरो पे जो बॉन्ड 110 का था उसकी प्राइस बढ़ के कितनी बन गई, 120 बन गई है। तो वहां से सिंस बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया है तो कंपनी जो रियल मार्केट में जो बॉन्ड्स अपने सेल कर रही होगी वो एक इंक्रीज प्राइस पे सेल कर रही होगी, है ना। तो कंपनी वहां से क्या प्रॉफिट कमा रही होगी, कंपनी विल मेक प्रॉफिट इन सेलिंग बॉन्ड्स एट हायर प्राइस, लेट्स से 10 रुपीज ओनली, है ना। तो फ्यूचर से जो लॉस हुआ और मार्केट में एक्स्ट्रा प्राइस का जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है कंपनी को, वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऑफसेट हो रहे हैं। वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऑफसेट हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचने का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो यूज हो रहा है टू कवर अप द लॉसेस व्हिच आई हैव मेड इन फ्यूचर। गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जो लॉस और प्रॉफिट है वो ऑफसेट हो गया, तो जो आपका रिस्क था आपका रिस्क क्या बन गया, जीरो बन गया। बेसिकली जो आज करंट प्राइस है 110 का, आप उस पे ही बेच पा रहे हैं। आपको रिस्क इस चीज का था कि फ्यूचर में अगर यील्ड आपकी कम हो गई और उसके हिसाब से अगर बॉन्ड का प्राइस आपका बढ़ गया या अगर आपका यील्ड बढ़ गई और बॉन्ड का प्राइस कम हो गया तो सस्ते में आपको बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, यू विल पे हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो रिस्क था आपका वो हट गया। कैसे, देखो 3 महीने के बाद सपोज बॉन्ड का प्राइस कम होके बन जाता 100 रुपए, बॉन्ड का प्राइस कम होके बन जाता सपोज 100 रुपए, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करती, कंपनी वुड हैव मेक प्रॉफिट ऑन फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर का अग्रीमेंट हुआ 110 का कि 100 रुपए की चीज जो है हम 110 में बेचेंगे, तो 10 का प्रॉफिट होता। बट सिमिलरली कंपनी वुड मेक लॉस, है ना, ऑन सेलिंग बॉन्ड्स एट लोअर प्राइस। कितने का, 10 का, कि 110 की चीज मार्केट में कितने की बिक रही है, 10 की बिक रही है। तो जो लॉस आपको मार्केट से हो रहा है वो कवर अप हो रहा है बाय सेलिंग फ्यूचर्स, कि जो 10 का लॉस हो रहा है मार्केट में क्योंकि हमने कुछ फ्यूचर्स भी लिखे हुए थे, तो 10 का प्रॉफिट हमें फ्यूचर से हो रहा है, तो जो हमारा जो लॉस है दैट इज बीइंग ऑफसेट बाय द प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो दिस इज हाउ कंपनीज बेसिकली हेज देयर रिस्क और मैनेज देयर रिस्क। उनको लग रहा है कि अगर रिस्क एक अच्छा खासा पोटेंशियल रखता है मार्केट में, है ना, अगर एक लगता है कि एक पोटेंशियल लगता है मार्केट में कि हमारा बॉन्ड का प्राइस गिर सकता है, बढ़ सकता है, उसके हिसाब से अगर गिर रहा है तो उनको लॉस होगा, तो उसके हिसाब से कंपनी अपनी फ्यूचर सेल कर सकती है और अपने रिस्क को क्या मैनेज कर सकती है। गेटिंग अ पॉइंट। दूसरा, सपोज कंपनी हैज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन। कंपनी के पास क्या है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन है एट 4%। कंपनी के पास एक फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन है एट 4%, जिसमें उसको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। अब कंपनी को रिस्क क्या है कि भाई फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट कम हुए, सपोज मार्केट में रेट चल रहा है 3%, बट कंपनी स्टिल हैज टू पे व्हाट, 4%। कंपनी को 4% ही पे करना पड़ रहा है उस केस में, तो दैट इज द रिस्क। तो कंपनी ने क्या किए, बॉन्ड फ्यूचर्स परचेज कर लिए, सेल नहीं किए, परचेज कर लिए, बॉन्ड के फ्यूचर्स परचेज कर लिए। तो मार्केट में क्या होगा, सपोज अगर इंटरेस्ट रेट हो गया आपका 3%, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है और आप लोन में पे कर रहे हो 4%, तो आपको लोन से तो लॉस ही हो रहा है, आपको लोन से लॉस हो रहा है, बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट है 3%, आपको पे करना पड़ा 4%। बट सिंस इंटरेस्ट रेट गिरा है तो मार्केट में जो बॉन्ड के प्राइस हैं वो बड़े होंगे, तो फ्यूचर से जो आपने परचेज किए थे बॉन्ड के, उससे आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, है ना। तो जो यहां से प्रॉफिट आ रहा होगा वो इस लोन के लॉस को ऑफसेट कर देगा, वो इस लोन के लॉस को ऑफसेट कर देगा, तो आपको लॉस नहीं होगा। तो एक तरीके से जो रिस्क था कंपनी ने वो हेज कर लिया, मैनेज कर लिया। वहीं पे सपोज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 5%, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5%, बट आपको पे करना पड़ रहा है 4%, तो यहां से तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम लोन। बट सिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बॉन्ड प्राइस गिरा होगा, तो जो फ्यूचर है उसमें आपको लॉस हुआ होगा। तो अगेन अब ये प्रॉफिट इस लॉस को ऑफसेट करने में चला जाता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेजिंग, कि आपका जो रिस्क बन जाता है वो बन जाता है जीरो, है ना। दिस इज नोन एज हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने क्या किया, जो आपका रिस्क था वो आपने बहुत इजीली मैनेज कर लिया।
गेटिंग अ पॉइंट? तो कंपनीज यूज फ्यूचर्स लाइक दिस, जैसे बॉन्ड फ्यूचर्स है आपके, तो उनको यूज करती है ताकि जो उनका रिस्क है मार्केट में उसको वो मैनेज कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है शॉर्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। देखो लॉन्ग और शॉर्ट हम दो टर्म यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्क्राइब्स बाइंग पोजीशन एंड शॉर्ट डिस्क्राइब्स सेलिंग पोजीशन बेसिकली, ठीक है। फिर एक चीज होती है आपकी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब देखो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय शॉर्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग इज सेलिंग समथिंग विच यू डोंट करेंटली ओन। एक ऐसी चीज बेचना जो आपके पास अभी है भी नहीं। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल एंड व्हाई वुड समवन डू दिस, राइट? सो ये बहुत सिंपल है। शॉर्ट सेलिंग इज अ वेरी नोन कॉन्सेप्ट। शॉर्ट सेलिंग देखो लोग कब करते हैं? जब उनको लगता है कि किसी चीज का प्राइस फ्यूचर में गिरने वाला है। नाउ हाउ डू वी मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल सपोज अभी XYZ कोई कंपनी है, उसका करंट शेयर प्राइस इज 100 रुपीज। सपोज मुझे कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिली है कहीं से भी कि फ्यूचर में जो उसका प्राइस है ना वो गिर के 100 से 90 का बन जाएगा, पर मेरे पास ये शेयर है नहीं अभी। तो मैंने क्या किया, मैं गया मेरे ब्रोकर के पास, मैंने कहा मुझे एक XYZ कंपनी का एक शेयर बेचना है, बस मेरे पास है नहीं, मुझे ये शेयर लेकिन बेचना है। तो उसने कहा ठीक है आप बेच दो, और एक दिन के बाद मैंने उनसे कहा कि एक दिन के बाद मैं आपको शेयर कर दूंगा वापस। प्लीज नोट, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा मैं आपसे शेयर ले रहा हूं उधार, कि आपसे मैंने बोरो कर रहा हूं एक शेयर, उसमें बेच रहा हूं आज के प्राइस पे। तो अगर मैंने बोरो शेयर किया है तो मैं वो शेयर ही करूंगा वापस, ना कि कोई पैसे दो मैं देने वाला हूं। तो मैंने कहा आज मैंने इससे उधार लिया XYZ कंपनी का एक शेयर, इसको मैंने सेल कर दिया S0 पे, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया 100 रुपए का। 100 रुपए मेरे पास आ गए, नॉट प्रॉफिट, मेरे पास पैसे आ गए 100 रुपए। इससे मैंने कहा रिसीव्ड 100। अब एक दिन के बाद आफ्टर 1 डे प्राइस गिर गया और S1 बन गया सपोज 90। एक दिन के बाद का जो प्राइस बन गया शेयर का वो बन गया 90, प्राइस गिर गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपसे एक शेयर उधार लिया था, ये मैं आपको कर रहा हूं वापस। तो मैंने S1 परचेज करके ब्रोकर को रिटर्न कर दिया, और जो मैंने S1 परचेज किया होगा, जो मैंने शेयर परचेज किया होगा वो किस प्राइस पे किया होगा? S1 पे किया होगा एट 90। मैंने 90 का खरीद के कर दिया वापस, राइट। तो जो चीज मैंने 100 की बेची थी वो मैंने 90 की खरीद के कर दी वापस, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 10 रुपीज का हुआ होगा। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि जो चीज आपके पास थी नहीं आपने पहले बेच दी, उसके बाद फ्यूचर में जब उसका प्राइस गिरा आपने कम प्राइस पे परचेज करके उसको कर दिया वापस, तो आपको जो डिफरेंस था उतने का प्रॉफिट हुआ होगा। तो शॉर्ट सेलिंग कब काम आती है? शॉर्ट सेलिंग हम तब करेंगे जब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इस चीज का प्राइस गिरने वाला है, ओनली देन विल डू शॉर्ट सेलिंग, राइट। अब देखो शॉर्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का मतलब क्या है बेसिकली। सपोज कंपनी हैज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स, ठीक है। लोन मतलब एक ऐसा लोन जिसमें इंटरेस्ट रेट क्या चेंज होता रहता है मार्केट के हिसाब से। मार्केट में अगर बढ़ रहा है रेट, इंटरेस्ट रेट, तो लोन का रेट बढ़ जाएगा, अगर कम हो रहा है तो कम हो जाएगा, तो मार्केट के हिसाब से वेरिएबल है। अब कंपनी को प्रॉब्लम ये है कि यार फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया उसको लग रहा है तो इट विल हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट, तो जो वो रिस्क है उसको हेज करना चाहते हैं। तो सपोज देयर इज सम इंडेक्स which is linked to interest rates। जैसे इंडेक्स मतलब जैसे मैंने कहा टॉप 50 कंपनीज की जो वैल्यू है ना, जो उसकी परफॉर्मेंस है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय निफ्टी। जो टॉप बैंक है ना, उनकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय बैंक निफ्टी। तो वैसे सपोज इंटरेस्ट रेट जो है उनको वो रिफ्लेक्ट करने के लिए भी मार्केट में कोई इंडेक्स है। तो जैसे अभी हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें ऑप्शन, सिमिलरली फ्यूचर सब कुछ लिखे जाते हैं। तो सपोज ऐसी कोई इंडेक्स है इंटरेस्ट रेट पे जिसपे फ्यूचर्स लिखे जाते हैं। सपोज अभी जो करंट रेट है आपका दैट इज 4%, उसके हिसाब से जो अभी इंडेक्स का सपोज वैल्यू है या कॉरस्पॉन्डिंग फ्यूचर प्राइस है वो है 96 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्यूचर परचेज कर लिया, मैंने शॉर्ट किया है बेसिकली, मैंने शॉर्ट कर लिया, मैंने इन फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर लिया।
ठीक है, अब देखो फ्यूचर में क्या हुआ होगा। सपोज एक महीने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के बन गया 6%, एक महीने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के बन गया 6%। तो अब मुझे क्या हो रहा होगा, मुझे जो मैंने लोन लिया है उसमें से मुझे लॉस हो रहा होगा कि भाई मुझे 4% के बदले 6%, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, आई हैव टू पे हायर इंटरेस्ट रेट। फिर हमने एक चीज देखी थी कि इंटरेस्ट और प्राइस में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो जो हमने फ्यूचर शॉर्ट किए थे उन फ्यूचर का जो प्राइस है वो गिरा होगा, और सिंस हमने शॉर्ट किए थे और फ्यूचर का प्राइस गिर रहा है तो हमें प्राइस गिरने से कम होने से प्रॉफिट हुआ होगा। अभी हमने समझा है कि शॉर्ट करने में प्रॉफिट कब होता है, जब फ्यूचर में प्राइस कम होता है ना, जब प्राइस उस चीज का कम हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, प्राइस कम हुआ है और हमने शॉर्ट सेल किया है तो हमें उससे प्रॉफिट हुआ होगा। गेटिंग इट? तो यहां से लोन से जो लॉस हो रहा है दैट इज बीइंग कवर्ड बाय द प्रॉफिट व्हिच वी हैव मेड फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ होता, सपोज 3% हुआ होता, तो हमें लोन से प्रॉफिट हो रहा होता कि मार्केट में 3% हो गया है तो हमें उसके हिसाब से हमें लोन पे करना पड़ रहा है। बट सिमिलरली फ्यूचर का प्राइस बढ़ गया होता तो हमें शॉर्ट सेलिंग में नुकसान हुआ था, तो वो भी आपका न्यूट्रलाइज हो जाता, राइट। बट जो हमारा रिस्क है वो ये था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मुझे हायर रेट पे करना पड़ेगा, तो वो जो रिस्क है वो मेरा हेज हो गया या मैनेज हो गया बाय सेलिंग फ्यूचर्स, बाय शॉर्ट सेलिंग फ्यूचर्स। क्लियर है? तो कंपनी इस तरीके से भी काम करती है आपका। नेक्स्ट है आपका थर्ड, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स। इसको तो बुक से देख लेते हैं, दिस इज सिंपल। सो ये कहां काम आता है, ड्यूरिंग अ टेक ओवर। तो ड्यूरिंग अ टेक ओवर अ राइज इन द टारगेट कंपनी शेयर प्राइस कैन कॉज an increase in the amount the predator company has to pay, assuming that the part of the offer is for cash and that the cash needed to pay for the target company will increase if its share price goes up. The predator company can buy stock index futures to hedge the risk. Basically, suppose कोई कंपनी टेक ओवर कर रहे हैं, है ना, और हमारा कुछ इस तरह का अग्रीमेंट है कि कुछ हमें अमाउंट अभी पे करना है और वो अमाउंट बढ़ जाएगा अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ गया। तो सपोज मेरी कंपनी XYZ, आई एम टेकिंग ओवर ABC, कुछ अमाउंट मुझे पे करना रहता है, बट उसने कहा अगर मेरी कंपनी का सपोज अभी 3 महीने का टाइम है टेक ओवर में, अगर उस बीच मेरे शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो आपको उसके हिसाब से वट एवर वे वी हैव अग्रीड, उसके हिसाब से आपको बढ़ा हुआ प्राइस पे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए रिस्क है XYZ के लिए कि अगर इसके प्राइस बढ़ गए तो जितना अमाउंट मैं मेंटली प्रिपेयर था तैयार करने के लिए, पे करने के लिए, उससे मुझे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उसको हेज करने के लिए ऑल्सो we can buy some stock index future to hedge this risk, कर सकते हैं, ठीक है। Then currency futures, currency futures। Now what will happen, suppose I have raised a bill, suppose हमारी कंपनी इंडिया में है एंड हमने कुछ काम यूएस में भी किया है, तो वी हैव रेज्ड अ बिल ऑफ लेट्स से $1 मिलियन, ये हमें पे करेगी $1 मिलियन, है ना, अगेंस्ट लेट्स से अगर मैं मान के चल रहा हूँ $1 आज के टाइम में मान लेते 75 का है, तो 1 मिलियन मतलब हमने कहा हमारा हो गया $1 मिलियन, दैट इज 75 मिलियन रुपीस INR बेसिकली। तो हमें मतलब है इस अमाउंट से 75 मिलियन से, और ये जो हमारे पास अमाउंट आएगा ये आएगा सपोज 1 साल के बाद, ये आएगा 1 साल के बाद। अब मेरे लिए रिस्क क्या है, आई हैव अ रिस्क कि भाई अगर फ्यूचर में डॉलर का प्राइस गिर गया, भाई मुझे चाहिए थे 75 मिलियन INR, उसके अगेंस्ट मैंने 1 मिलियन USD का बिल इशू किया था। बट अब अगर फ्यूचर में डॉलर का प्राइस गिर गया, सपोज सिर्फ 70 रह गया, ठीक है ना, $1, तो उस केस में क्या होगा, वो तो बिल चेंज नहीं करेंगे, दे विल स्टिल पे मी 1 मिलियन, बट उसकी जो वैल्यू रह जाएगी दैट विल सिंपली बी व्हाट, 70 मिलियन रुपीस INR। जहां मुझे मिलने चाहिए थे 75, वहां मुझे मिल रहे हैं 70। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसके लिए फ्यूचर कर सकता हूं। फ्यूचर में क्या होगा, मैंने कहा मेरे पास $1 मिलियन
कि एक तरीके से रिसिप्ट है जो मेरे पास पैसा आने वाला है, मैं किसी एक ऐसे पर्सन से डील करूंगा जिसको मैं ये बोलूंगा आप मुझे ये प्रॉमिस कीजिए कि मुझे 75 मिलियन INR मिलेगा अगेंस्ट दिस 1 मिलियन USD। मैं आपको 1 मिलियन USD दूंगा, आप मुझे उस टाइम पे रिगार्डलेस की कोई भी प्राइस हो डॉलर का, मुझे आप 75 मिलियन INR दोगे। तो ये पर्सन कौन होगा? ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसका बिलीफ ये होगा कि फ्यूचर में डॉलर की वैल्यू बढ़ने वाली है अगेंस्ट INR, है ना। मैंने कहा ना मार्केट में हर तरह के लोग मिलते हैं, तो उसको क्या लग रहा होगा कि भाई फ्यूचर में जो $1 है दैट विल बी 80 रुपीज, जो $1 है दैट विल बी 80 रुपीज। तो उसको ये लग रहा है कि भाई 1 साल के बाद जो है जब मैं से $1 मिलियन लूंगा उसको कन्वर्ट करा के मुझे मिलेंगे 80 मिलियन INR और मुझे उसको देने कितने सिर्फ 75 मिलियन, तो 5 मिलियन क्या होगा मेरा प्रॉफिट होगा। और मुझे लग रहा है कि वैल्यू गिर जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे 75 मिलियन का प्राइस दे दो, मैं उसमें खुश हूं। तो दीज आर नोन एज करेंसी फ्यूचर्स, राइट, जहां पर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे होते हैं। क्लियर है? नाउ देयर आर थिंग्स कॉल्ड फॉरवर्ड्स, एक और डेरिवेटिव फॉरवर्ड्स। तो फॉरवर्ड्स आर सेम एज फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स फ्यूचर जैसे ही आपके होते हैं, बस एक बहुत स्लाइट डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज कि लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट ऑन एन अग्रीड बेसिस इन द फ्यूचर। सिमिलर कि आज फैसला कर लिया फ्यूचर में किस टाइम पे ये चीज कितने में बिकेगी और कितने में खरीदी जाएगी। The difference is that future contracts are standardized contracts that can be traded in a recognized exchange. Difference क्या है कि जो futures आपके होते हैं these are standard contracts और ये exchanges में जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, यहाँ सब पे futures आपके ट्रेड होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने भी ऑप्शन देखा था, वैसे ही मैं futures भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा निफ्टी FUT, तो अब देखो निफ्टी दिसंबर फ्यूचर, बाय जनवरी फ्यूचर, तो इंडेक्सेस के भी फ्यूचर्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, राइट। ओके, तो डिफरेंस क्या है हमारा कि जो फ्यूचर्स होते हैं दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो आपके स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं। जहां पे फॉरवर्ड क्या है is a non-standardized and privately negotiated contract between two parties to made a specified asset on a set date in the future at a specified price। आपके और मेरे बीच का अग्रीमेंट है, दिस इज अ टेलर मेड अग्रीमेंट, आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज अ टेलर मेड अग्रीमेंट, ठीक है। आपके और मेरे बीच में आप और मैं फैसला कर रहे हैं, मेरे पास गोल्ड है, आपके पास पैसा है, फैसला कर लेते हैं 1 साल के बाद कितने में आप मुझसे परचेज करोगे, वो प्राइस आज डिसाइड कर लेते हैं, दिस इज फॉरवर्ड। तो दीज आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड की पार्टीज क्या कर रही हैं, अग्री कर रही हैं, whereas futures are more standardized and they can be exchanged and traded at a national exchange also। क्लियर है? ऑप्शंस हमने पढ़ लिए थे, ओके। ऑप्शंस में पहले ये देखते हैं कि ऑप्शंस में हम रिस्क कैसे हेज करते हैं, राइट। जैसे हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट यूजिंग ऑप्शंस। फ्यूचर्स तो हमने देख लिया था, ऑप्शन से कैसे करते हैं। तो सपोज जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी हैज वेरिएबल इंटरेस्ट लोन या फिक्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट लोन जिसमें इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता कम होता रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपका रिस्क क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बाय पुट ऑप्शंस। आपने सपोज पुट ऑप्शन परचेज कर लिए, तो सपोज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको लोन से होगा लॉस, बट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो जो प्राइस है मार्केट में वो गिरेगा। अगर प्राइस गिरेगा तो पुट से प्रॉफिट होगा।
भाई पुट में प्रॉफिट कब होता है? पुट में आप बोलते हो कि हम इस अग्रीड प्राइस पे बेचेंगे, है ना, इट गिव्स यू अ राइट, आप बाय कर रहे हो ना, तो आप होल्डर हो, इट गिव्स यू अ राइट टू सेल एट एन अग्रीड प्राइस और एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, इट गिव्स यू अ राइट। तो सपोज अगर 100 रुपए प्राइस डिसाइड हुआ है मार्केट में, वो रह गई है सिर्फ 80 रुपए की, तो 80 की चीज आप 100 में बेच पा रहे हो, तो आपका क्या है, फायदा हो रहा होगा। तो यहां से आपको होगा प्रॉफिट फ्रॉम पुट, तो दिस कैन बी यूज्ड टू ऑफसेट द लॉस व्हिच यू विल बी फेसिंग फ्रॉम लोन्स। क्लियर? नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं? इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप, तो इसी के साथ साथ पूरा स्वैप का अग्रीमेंट भी समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप, सपोज देयर आर टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी, ठीक है। कंपनी ए ने किसी लेंडर से, सपोज कोई बैंक है, लेंडर 1 से 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है एट सम वेरिएबल रेट, है ना, कि जैसे जैसे मार्केट में रेट चेंज होगा इस पर्सन को उसके हिसाब से, इस कंपनी को उसके हिसाब से लोन देना पड़ता है। वहीं पर कंपनी बी है जिसने लेंडर 2 से 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है सेम एट 11% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, कि मार्केट में चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तब भी 11%, लेकिन अगर कम हो जाए तब भी 11%। दोनों खुश नहीं है, ठीक है। कंपनी ए जो है उसको ये लगता है कि फ्यूचर में जो वेरिएबल रेट है दैट विल इंक्रीज। कंपनी ए को लगता है कि फ्यूचर में वेरिएबल रेट जो है दैट विल इंक्रीज, तो उसे हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पे। और जो कंपनी बी है उसे ये लगता है कि फ्यूचर में वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज, तो अगर डिक्रीज होगा फ्यूचर में रेट तो उसको लेकिन फिक्स 11% तो देना ही पड़ेगा। कंपनी ये चाहती है कि वो वेरिएबल रेट से आ जाए फिक्स इंटरेस्ट रेट में, बिकॉज उसको लग रहा है कि रेट बढ़ने वाला है, बट लेंडर 1 मान नहीं रहा। सिमिलरली कंपनी बी ये चाहती है कि वो इस फिक्स्ड रेट से आ जाए वेरिएबल रेट में, बट लेंडर 2 नहीं मान रहा, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी सपोज मिल गई आपस में, तो ये कंपनीज करेंगी क्या, एक तरीके से अपना जो इंटरेस्ट अरेंजमेंट है वो स्वैप कर लेंगे। किस तरीके से? दे से कंपनी ए विल से कि मैं आपको 1 करोड़ के लोन पे आई विल पे 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। कंपनी ए कहेगी कि मैं आपको 10% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करूंगा ऑन 1 करोड़। दिस इज जस्ट अ नोशनल अमाउंट, है ना। 1 करोड़ कोई किसी को दे नहीं रहा है, बस 1 करोड़ के अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो रहा है कि 10%। और कंपनी बी ये कहती है कि मैं आपको इंटरेस्ट रेट दूंगी जो भी वेरिएबल रेट होगा उससे -1%, जो भी वेरिएबल रेट होगा उससे -1% ऑन अ लोन ऑफ 1 करोड़ रुपीस। तो एक तरीके से कंपनी ए फिक्स की तरफ बढ़ रही है और जो कंपनी बी है वो वेरिएबल की तरफ बढ़ रही है। दोनों अपने जो इंटरेस्ट अरेंजमेंट है वो स्वैप करना चाहते हैं। देखो स्वैप कैसे हुआ होगा, है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग टू सी। सपोज मैं ईयर 1 की बात करता हूं, ठीक है। ईयर 1 में सपोज वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 10%, सपोज जो रेट है इस टाइम पे वो है 10%। तो जो डिसाइड हुआ था कि भाई कंपनी ए 10% फिक्स देगा कंपनी बी को, है ना, 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ का 10% हो गया 10 लाख जो ए बी को देगा। और कंपनी बी ने कहा था कि वेरिएबल रेट -1% और 1 करोड़ मैं दूंगा आपको, तो वेरिएबल रेट है 10%, 10% -1%, तो जो 9% है दैट इज 9 लाख वो कंपनी बी देगा कंपनी ए को। 10 देने कंपनी ए को बी को और बी को ए को देने हैं 9 लाख, तो नेट में जो है कंपनी ए बी को देगी 1 लाख, है ना। तो खाली वही लिखते हैं। तो मैंने कहा जो कंपनी ए है दैट पेज 1 लाख टू बी, और सिमिलरली कंपनी ए ने जो लेंडर 1 से लोन लिया हुआ है उस पर तो उसको इंटरेस्ट देना ही है ना। जो भी वेरिएबल रेट है तो वो है 10%, तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख, एंड इट विल पे 10 लाख टू लेंडर 1। तो टोटल में
कंपनी ए को जो 1 करोड़ के लोन पे अमाउंट पे करना पड़ा, वो पे करना पड़ा 11 लाख। तो 1 करोड़ पे उसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा उसे? 11%। अब ईयर 1 में देखो कंपनी बी के साथ क्या हुआ होगा। कंपनी बी को 1 लाख मिले ए से, कंपनी बी को 1 लाख मिले ए से, तो कंपनी बी गेट्स 1 लाख फ्रॉम ए, कंपनी ए से, और कंपनी ए को अपने लोन पे 11% तो लेंडर 2 को पे करने पड़ते हैं, तो 1 करोड़ पे 11 लाख, तो कंपनी ने ये पे किए 11 लाख टू लेंडर 2, 11 लाख पे किए, 1 लाख मिला, ठीक है, तो टोटल कितना पे किया 1 करोड़ के लोन पे इस बार 10 लाख। तो कंपनी बी को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ा दैट वाज 10 लाख। अब मैं अगर ईयर 2 की बात करूं, लेट्स से ईयर 2 में ये मान लेते हैं कि वेरिएबल रेट जो है सॉरी वो बन गया 12%। तो देखो 12% पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले कंपनी ए के लिए लिखते हैं। तो जो कंपनी ए और बी का अरेंजमेंट था पहले वो समझते हैं। तो कंपनी ए ने कहा था कि मैं 10% आपको दूंगा, तो कंपनी ए 10% देगा 1 करोड़ पे, दैट इज 10 लाख। कंपनी बी ने कहा था कि वेरिएबल रेट -1% वो मैं आपको दूंगा, तो वेरिएबल रेट हो गया 12%, तो 12% -1% 11%, कंपनी बी ए को देगा 11 लाख। तो नेट में कंपनी ए को मिल रहा होगा 1 लाख, नेट में कंपनी ए को मिल रहा है 1 लाख। तो कंपनी ए गेट्स 1 लाख फ्रॉम कंपनी बी, एंड ये चीज तो है कि जो लेंडर 1 से उसने लोन लिया हुआ है वेरिएबल रेट पे, तो अभी ये 12%, तो 12% उसको कंपनी को पे करना पड़ेगा, लेंडर 1 को पे करना पड़ेगा। तो 12 लाख उसने पे किए हैं लेंडर 1 को, 12 लाख पे किए, 1 लाख उसके पास आया, तो नेट जेब से कितना गया 11 लाख, दैट इज 11% ऑन इट्स लोन। कंपनी बी की अगर बात करें तो कंपनी बी ने 1 लाख पे किए कंपनी ए को, और कंपनी बी ने पे किए 11%, दैट इज 11 लाख लेंडर 2 को। तो टोटल जो कंपनी ने पे किया वो किया 12 लाख, दैट इज 12%। क्या आप समझ पाए कि हुआ क्या है? देखिए कंपनी ए परेशान थी किस चीज से? कंपनी ए वाज परेशान बिकॉज उसको यहाँ पे जो हर साल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था, वो पे करना पड़ रहा था वेरिएबल रेट, है ना, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बड़ा हुआ, कम हो रहा है तो कम हुआ, कम में तो दिक्कत नहीं थी, पर बढ़ने में ज्यादा दिक्कत थी। वो चाहती थी फिक्स्ड रेट पे करना, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। अब अगर आप देखो तो जिस तरीके से इन दोनों कंपनीज ने अरेंजमेंट किया है, तो आप देखो जब वेरिएबल रेट कम हुआ तो कंपनी ए ने कितना पे किया 11%, जब वेरिएबल रेट बढ़ गया तब भाई कंपनी ए ने नेट कितना पे किया अपने लोन पे 11%। तो एक तरीके से कंपनी ए ने एक अपना फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन नहीं बना लिया, कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, कि जब रेट कम हो रहा है तब भी 11%, बढ़ रहा है तब भी 11%। तो एक तरीके से इसके पास क्या आ गया 11% का आ गया, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। जो फिक्स्ड रेट था यहाँ 11%, वो किसके पास आ गया, कंपनी ए के पास आ गया। और सिमिलरली आप अगर कंपनी बी की बात करें, जहां उसको 11% हर साल फिक्स पे करना पड़ता था, अब देखो कंपनी बी का क्या हो रहा है, जब वेरिएबल रेट है 10% तो उसने पे किया 10%, और जब वेरिएबल रेट है 12% तो उसने पे किया है 12%। तो कंपनी बी जो फिक्स रेट से परेशान थी और वेरिएबल की तरफ बढ़ना चाहती थी, अब अगर आप देखो तो वो सच में इंटरेस्ट हर साल पे कर रही है बेस्ड ऑन वेरिएबल इंटरेस्ट रेट लोन, राइट। तो ये हो गया स्वैप। स्वैप मतलब क्या होता है, बदल देना, एक्सचेंज कर देना, है ना, ये चीज इधर और वो चीज इधर, इसी को हम बोलते हैं स्वैपिंग। तो आप देखो क्या हो गया, स्वैप हो गया कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट से परेशान था उसके पास आ गया वेरिएबल, और जो वेरिएबल से परेशान था उसके पास आ गया फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। सो दीज आर नोन एज इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो बेस्ड ऑन कंपनीज बिलीव, कंपनी को क्या लग रहा है कि हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हमें वेरिएबल चाहिए, या हमें वेरिएबल मिल रहा है हमें फिक्स चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनीज क्या है, स्वैप कर सकती हैं। क्लियर। फिर होता है आपका नेक्स्ट करेंसी स्वैप। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई यूएस की कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसकी यहां पर इंडिया में एक सब्सिडरी है,
एक दूसरी कंपनी है सपोज XYZ इंडिया। आई एम कीपिंग एग्जाम्पल वेरी सिंपल। वैसे ही सपोज यहाँ पे इंडिया में कंपनी है ABC लिमिटेड, उसकी यूएस में कंपनी है ABC US, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो XYZ इंडिया जो है उसको यहाँ पे लेट्स से 70 लाख का लोन चाहिए, 70 लाख का इस कंपनी को यहाँ पे लोन चाहिए, पर इसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सपोज वो मिल रहा है 11%, है ना। जो इसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 11%। और यहाँ पे सपोज कोई लेंडर है, तो इस ABC लिमिटेड को अगर ये कंपनी 70 लाख का लोन लेती है उस लेंडर से, तो उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सिर्फ 9% पे, ठीक है। सिमिलरली ABC जो US है, जो इंडिया की कंपनी के पार्ट है US में, इसको यहाँ पे चाहिए $1 मिलियन। अभी हम मान के चल रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी की 1 मिलियन में मतलब $1 है 70 रुपए, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं अभी के लिए ताकि अमाउंट मैच कर जाए। 70 INR। जो इंडिया की कंपनी है उसको US में चाहिए 1 मिलियन का लोन, उसको मिल रहा है यहाँ पे लेट्स से 8% पे। बट अगर US की कंपनी लोन लेगी 1 मिलियन का तो उसे मिल रहा है लेट्स से 6% पे। तो सपोज ये दोनों कंपनीज आपस में मिल गई इसी तरीके से, है ना। जनरली क्या होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, आपके स्वैप बैंक्स होते हैं, फ्यूचर बैंक्स होते हैं, तो वहां पर क्या इस तरीके के अरेंजमेंट हो जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल मैन जो अपना एक कमीशन रखता है, पर वो एक अलग बात है। तो ये दोनों कंपनीज आपस में मिल गई, तो इन्होंने ये कहा भाई हमारी एक कंपनी है इंडिया में, उनको भी 70 लाख दैट इज इक्विवेलेंट टू $1 मिलियन लोन चाहिए, हमें मिल रहा है हायर इंटरेस्ट रेट पे, आपको मिलेगा कम पे। और आपकी एक कंपनी है जिसको US में चाहिए $1 मिलियन इक्विवेलेंटली सेम अमाउंट, उसको मिल रहा है हायर रेट पे, हमें मिल रहा है कम पे। तो मैं एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पे 6% पे लोन ले करके आपकी जो कंपनी है उसे दे देती हूँ। सिमिलरली आप क्या करो, यहाँ पे 9% पे आप लोन ले लो और वो आप मेरी कंपनी को इंडिया में दे देना। दिस इज नोन एज करेंसी स्वैप। दिस इज करेंसी स्वैप। गेटिंग अ पॉइंट? तो जनरली इतना आसान रहता नहीं है ना, दिस इज डिफिकल्ट। जनरली देयर इज ऑलवेज अ मिडिल मैन। आपका बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, स्वैप बैंक्स हैं, है ना, वो सब इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर इसको 6% पे मिल रहा है, वरना एक कंपनीज मिलेंगी कैसे एक दूसरे से, है ना। जनरली सपोज अब जैसे इसको 6% पे मिल रहा है, तो इसके पास आई अपनी प्रॉब्लम के साथ, उसको पता चला इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी है, तो वो यहाँ पे 6 के बदले 6.25% सपोज मान लो कोट कर लेगा। 0.25% क्या होगा, उसका अपना खुद का कमीशन होगा। तो रियल लाइफ में बेसिकली स्वैप्स इस तरीके से काम करते हैं। तो एज यू कैन सी कि इंटरेस्ट रेट स्वैप और जो करेंसी स्वैप है उसमें कंपनी कैसा अपना रिस्क मैनेज कर सकती है ना, कि अगर उसको लोन कम रेट पे मिल पा रहा है तो वो इस तरीके से स्वैप करके अपने लोन में इंटरेस्ट रेट बचा सकती है, राइट। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली ओवर। हमने इसमें पढ़ा क्या, सारे जो काम के डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम उन डेरिवेटिव्स को यूज करके अपने रिस्क को मैनेज या हेज कर सकते हैं। क्लियर? दिस चैप्टर इज ओवर।